क्या ऐसा हो सकता है? लिन मिंग ने लावा आग का एक और झटका उसके दिल में डालने की कोशिश की, और संयोग से परिणाम ये हुआ कि लावा आग का दूसरा झटका भी विधर्मी ईश्वर बीज द्वारा भस्म कर दिया गया था। इस बार लिन मिंग को सिद्धांत की स्पष्ट समझ थी। विधर्मी ईश्वरीय बीज का कार्य ऊर्जा इकट्ठा करना और सच्चे सार को संपीड़ित करना था। भी एक प्रकार की ऊर्जा थी। इस प्रकार इसे विधर्मी देव बीज ने सीधे खा लिया। लिन मिंग ने सावधानीपूर्वक अपनी आत्मिक शक्ति से जांच की और पाया कि लावा की आग के 2 टुकड़ों को निगलने के बाद विधर्मी देव बीज सांस लेता हुआ प्रतीत हुआ। ये सांस बहुत कमजोर थी, लगभग अगोचर, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो इस सांस के कारण विधर्मी ईश्वर बीज थोड़ा बड़ा हो गया हो। इससे लिन मिंग को सुखद आश्चर्य हुआ। ने यह नहीं सोचा था कि वह अनजाने में विधर्मी ईश्वर वंश को विकसित करने का एक तरीका खोज लेगा। हालांकि यदि यह वृद्धि कायम रही तो किस प्रकार के परिवर्तन होंगे? कुछ चिंतित महसूस करने लगे। शक्तिशाली बुजुर्ग की स्मृतियों के अनुसार उन्हें देवताओं के क्षेत्र में एक लंबे समय से खोए हुए प्राचीन खंडहर के भीतर हेरेटिकल गॉड फोर्स कौशल मैनुअल मिला था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यह गुप्त कौशल किसी दुष्ट देवता द्वारा छोड़ा गया आखिरी अवशेष था। जब शक्तिशाली बुजुर्ग ने विधर्मी ईश्वर बल की खोज की थी तो इसे पहले ही हजारों वर्षों के लिए सील कर दिया गया था। शक्तिशाली बुजुर्ग ने इस रहस्यमय तकनीक को प्राप्त करने के बाद इसे ईमानदारी से छिपा दिया था और इस रहस्य का मामूली संकेत भी प्रकट नहीं किया था। विधर्मी ईश्वर बल संपूर्ण देवताओं के दायरे में बिल्कुल अद्वितीय था। केवल उस शक्तिशाली बुजुर्ग को ही इसका ज्ञान था। यही कारण है कि उस शक्तिशाली बुजुर्ग का मानना था कि देवताओं के क्षेत्र के सभी रहस्यमय और रहस्यमय कौशलों में विधर्मी ईश्वर बल सबसे मूल्यवान था। यहां तक कि गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड भी कम कीमती था। हालांकि उस शक्तिशाली बुजुर्ग ने केवल तीसरी परत तक हेरेटिकल गॉड फोर्स की खेती की थी और फिर उसने डिवाइन क्रिस्टल मैजिक क्यूब को चुराने के लिए तियान मिंगजी का वर्डेंट फेदर सेक्रेड लैंड्स तक पीछा किया था। अंततः न केवल वह मैजिक क्यूब प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि इस प्रक्रिया में उसने अपना जीवन खो दिया था और उसकी आत्मा को तोड़ दिया गया था और टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। फिर उसे मैजिक क्यूब में सील कर दिया गया था। उस शक्तिशाली बुजुर्ग को विधर्मी ईश्वरीय शक्ति मिलने से लेकर उसकी मृत्यु तक केवल 1 दर्जन या इतने ही वर्ष हुए थे। उन वर्षों में वह शक्तिशाली बुजुर्ग किसी प्रकार के पूरक गुप्त कौशल के रूप में विधर्मी ईश्वर बल का विकास कर रहा था। उसने विधर्मी परमेश्वर वंश के विशाल रहस्यों को नहीं समझा था। वह नहीं जानता था कि विधर्मी ईश्वर वंश लावा की आग को निगलने जैसा कुछ कर सकता है, न ही ऐसा कुछ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा था। यदि यह भाग्यशाली अवसर नहीं होता तो लिन मिंग के लिए भी यह कल्पना करना असंभव होता कि विधर्मी ईश्वर बीज के पास इस तरह का रहस्यमय कार्य था। विधर्मी ईश्वरीय बीज ने लगातार लावा की आग को भस्म कर दिया। शुरुआत में लिन मिंग ने केवल थोड़ी मात्रा में लावा आग अपने दिल में डाली और फिर उसने भारी मात्रा में भेजना शुरू कर दिया। विधर्मी ईश्वर वंश ने किसी को भी अस्वीकार नहीं किया। उसने खुली बाहों से जलती हुई लपटों का स्वागत किया। लावा की आग दमनकारी और अत्याचारी थी, लेकिन विधर्मी ईश्वर वंश और भी अधिक दबंग था। चाहे अग्नि लावा ने कितना भी संघर्ष करने की कोशिश की, वह विधर्मी ईश्वर बीज के वास्तविक सार बंधनों से बच नहीं सका। विधर्मी देव बीज 5 से 6 घंटे तक लावा अग्नि के साथ विलीन हो गया। लिन मिंग को नहीं पता था कि लावा की कितनी आग भस्म हो गई थी, लेकिन उसे हल्का सा एहसास हुआ कि आसपास के मैग्मा का तापमान गिर गया था। जैसे ही विधर्मी ईश्वरीय बीज ने लावा की आग को अपनी चपेट में ले लिया, वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। शुरुआत में इसका आकार चावल के दाने के बराबर था, लेकिन अब यह मूंग के आकार का हो गया है। लाल रंग की ज्वाला विधर्मी ईश्वर बीज के चारों ओर तैरने लगी। विधर्मी ईश्वरीय बीज ज्वाला में नहाया हुआ था और रूबी लाल रोशनी से भरा हुआ था।
विधर्मी देव बीज की ओर से एक छोटी सी चिंगारी निकली। वह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। यदि लिन मिंग ने ध्यान से नहीं देखा होता तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये है ज्वालासार। लिन मिंग हैरान थी। दुनिया की आग में एक आत्मा थी। जब तक यह अग्नि किसी सुदूर स्थान पर लंबे समय तक विद्यमान रह पाती, तब तक यह संभव था कि यह ज्वालासार को जन्म देती। उदाहरण के लिए, भूमिगत मैग्मा पूल के सबसे गहरे गड्ढों में फ्लेम एसेंस का जन्म हो सकता है, या ऐसे स्थान पर जहां यिन और यांग एक दूसरे को काटते हैं, फ्रॉस्टिफाई एसेंस का जन्म हो सकता है। सामान्य आग और ज्वालासार के बीच अंतर यह था कि सामान्य आग में जलने के लिए सामग्री होनी चाहिए, अन्यथा यह बुझ जाएगी। हालांकि ज्वालासार शाश्वत था। इसका उपयोग ज्वाला के तूफान पैदा करने के लिए जलाने के रूप में भी किया जा सकता है, जो जंगल को जला सकता है। चाहे कितनी भी आग पैदा की जाए, ज्वालासार कमजोर नहीं होगा। पत्थरों की यात्रा करेंगे। वे इसे अपने उपयोग के लिए अपने वश में करने के लिए अपने सभी प्रयास समर्पित करेंगे। लिन मिंग ने कभी नहीं सोचा था कि एक ज्वालासार वास्तव में उसके अपने दिल से पैदा होगा। बेशक यह फ्लेम एसेंस पूरी दुनिया में सबसे कमजोर फ्लेम एसेंस लगता था। यह केवल एक चिंगारी के आकार का था और इसे निम्न स्तर के अग्नि लावा से उत्पन्न किया गया था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उच्च श्रेणी की लपटें खोजने के लिए उसे कहां जाना होगा। लेकिन लिन मिंग ने इसे कम नहीं आंका। यदि विधर्मी ईश्वरीय बीज लगातार अधिक से अधिक विदेशी लपटों को निगल सकता है, तो क्या अग्निसार इसके साथ बदल जाएगा? लिन मिंग ने यह देखने के लिए अपने शरीर में लावा की आग को उत्तेजित करना जारी रखा कि क्या विधर्मी ईश्वर बीज उन्हें अवशोषित करेगा। लेकिन इस बार लिन मिंग ने पाया कि कोई भी नई लावा आग केवल हेरेटिकल गॉड सीड के चारों ओर संपीड़ित थी और अब लौसार में शामिल नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो विधर्मी देववंश ने पहले ही तृप्ति की स्थिति प्राप्त कर ली हो। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि यह लावा आग बहुत कमजोर थी, इसलिए यह विधर्मी ईश्वरीय वंश के विकास की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकी। यह लावा आग जिसे संपीड़ित किया गया था वह बिल्कुल सच्चा सार था जिसे विधर्मी ईश्वर बीज के भीतर संपीड़ित किया गया था। अब विधर्मी ईश्वर बीज में न केवल भारी मात्रा में संपीड़ित सच्चा सार था, बल्कि संपीड़ित अग्नि लावा भी था। यह बिल्कुल एक बारूद के ढेर की तरह था जिसमें वास्तव में भयानक मात्रा में विस्फोटक ऊर्जा थी। लौ ऊर्जा है, लेकिन अगर यह ऊर्जा जारी हो गई तो लिन मिंग को थोड़ा भयभीत और घबराहट महसूस हुई। विधर्मी ईश्वरीय बीज ऊर्जा को संघनित कर सकता है। इसने न केवल सच्चे सार को संघनित किया, बल्कि इसने लपटों को भी संघनित किया। लिन मिंग के दिल के भीतर इतनी अधिक संपीड़ित ऊर्जा के साथ वह अनिवार्य रूप से बहुत सावधान महसूस कर रहा था। लिन मिंग ने खुद को सांत्वना दी। चूंकि यह एक प्राचीन गुप्त तकनीक थी जिसे देवताओं के क्षेत्र के कुछ प्राचीन खंडहरों में छोड़ दिया गया था, इसके अचानक विस्फोट होने की बहुत कम संभावना थी, है ना? अब तक लिन मिंग उत्तेजित हो चुकी थी। यदि विधर्मी ईश्वर बीज लावा आग को निगल सकता है, तो क्या यह ऊर्जा के अन्य रूपों को भी निगल सकता है, जैसे बिजली? अब इस संभावना से अवगत होकर लिन मिंग के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब भाव था। 7 प्रमुख मारण व्यूहों में से एक वज्र व्यूह भी था। यह थंडर वैली थी। वह बिजली की शक्ति को अवशोषित करना चाहता था, फिर उसे वहां जाना होगा। लेकिन उसने पहले ही इतनी अधिक अग्नि ऊर्जा संपीड़ित कर ली थी। यदि उसने बिजली की शक्ति को भी अवशोषित कर लिया, तो लिन मिंग गटकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बिजली और आग दोनों अपेक्षाकृत हिंसक और जंगली ऊर्जाएं थीं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये फट भी सकता है। चूंकि विधर्मी ईश्वरीय बीज लिन मिंग के दिल में था, अगर कोई दुर्घटना होती तो यह मजाक भी नहीं होता। लिन मिंग इस संभावना से थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन वह इस विचार के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके।
ये दुर्जेय और रहस्यमय गुप्त तकनीक संपूर्ण देवताओं के क्षेत्र में अद्वितीय थी। इसके अलावा इस गुप्त कौशल में असीमित संभावनाएं थीं। यदि वह लावा की आग को अवशोषित कर सकता है और उसे एक ज्वालासार में संघनित कर सकता है, तो यदि वह बिजली को अवशोषित कर ले तो क्या होगा? लिन मिंग के सामने और उसकी मुट्ठी में इतनी शक्तिशाली शक्ति होने पर उसे कैसे लुभाया नहीं जा सकता था? है जो एक प्राचीन दुष्ट देवता द्वारा छोड़ा गया था, और इसमें देवताओं के दायरे के शक्तिशाली बुजुर्गों की तुलना में कहीं अधिक कार्य है। यह अफसोस की बात है कि शक्तिशाली बुजुर्ग की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई, इसलिए वह इसका आगे अध्ययन नहीं कर पाए। अब इसका विश्लेषण मुझे ही करना है। मैं बस अपनी आत्मिक शक्ति से अवलोकन करते हुए बिजली की ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास करूंगा। अगर मुझे लगे कि कोई दुर्घटना हो सकती है, तो मैं तुरंत वज्र ऊर्जा को बाहर निकाल दूंगा। हालांकि हेरेटिकल गॉड फोर्स की संभावित शक्ति आकर्षक थी। अगर लिन मिंग का जीवन नहीं होता, तो कोई भी शक्ति बस बेकार होती। ये सोचकर लिन मिंग ने थंडर वैली को आजमाने का फैसला किया। झो पर्वत कई सैकड़ों मील लंबा था। इसमें असंख्य घाटियां और खतरनाक खड़ी चोटियां थीं। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस से कुछ ही दूरी पर चमकदार टाइलों से बना एक महल था जो ऐसी चोटी के ऊपर स्थित था। महल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह भव्य रूप से निर्मित था और शुद्ध सोने और बेहतरीन जैड से मढ़ा हुआ था। यह वह जगह थी जहां वर्तमान 7 प्रोफाउंड दूत रहते थे। 7 प्रोफाउंड पैलेस। इस समय 7 प्रोफाउंड पैलेस के एक गुप्त कमरे में ओयांग डिहुआ एक कुर्सी पर उदास बैठा था। उसके सामने एक अत्यंत स्त्री दिखने वाला पुरुष खड़ा था। यह स्त्री जैसा दिखने वाला पुरुष 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का दूसरा डिप्टी हाउस मास्टर बी लुओ था। बी लुओ ने बहुत पहले एक बार ओयांग बोयान को अपने गुरु के रूप में लिया था, और उन्हें ओयांग दिहुआ का वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई माना जाता था। हालांकि बी लुओ की बाहरी रूप से स्त्री उपस्थिति बहुत मजबूत थी। बबूलगुट की खेती के तरीकों के पीछे अंतर्निहित अवधारणाएं उनकी यांग ऊर्जा को दूसरों की इन ऊर्जा के साथ पूरक करना था। यह पौरुष और उत्साही युवा पुरुषों के लिए खेती के लिए सबसे उपयुक्त था। बी लुओ ने कई वर्षों तक इसकी खेती की थी, लेकिन परिणाम बहुत कम रहे और वह धीरे धीरे एक महिला की तरह बन गई। जहां तक उसकी खेती का प्रश्न है, उसने इसमें बहुत अधिक लाभ नहीं कमाया था। बाद में कोई अन्य रास्ता नहीं बचा होने पर बी लुओ बबूल गुट से हट गए और मिराज गुट में शामिल हो गए। मिराज गुट 7 गहरी घाटियों का एक अजीब और रहस्यमय संप्रदाय था। उनकी संस्थापक एक महिला थी और उनके गुट की लगभग सभी शिष्याएं महिलाएं थीं। वे सभी प्रकार की मायावी शक्तियों में निपुण थे। मिराज गुट की खेती महिलाओं के लिए खेती के लिए सबसे उपयुक्त थी। ये दूसरों के लिए बिल्कुल असंभव था। बी लुओ ने महिलाओं की इस साधना पद्धति का अभ्यास किया था, और यह वास्तव में उनके तत्व के भीतर था। अब बी लुओ मध्य हॉटियन क्षेत्र और ड्रीमहट मैजिक साधना पद्धति की चौथी परत तक पहुंच गया था। उसके द्वारा रचा गया हर भ्रम जरा भी दोष रहित था। यहां तक कि एक शीर्ष हॉटियन स्टेज मास्टर के लिए भी इसे देखना कठिन होगा। आज जूनियर अप्रेंटिस भाई ने मुझे किस बात के लिए बुलाया था, और आपने भी गुप्त कमरे में बात करना चुना। बी लुओ न केवल एक महिला की तरह दिखते थे, बल्कि वह एक महिला की कोमल आवाज में बात भी करते थे। इसे सुनकर ओयांग डिहुआ को काफी असहजता महसूस हुई। ओयांग डिहुआ ने अनजाने में अपनी कुर्सी पीछे धकेल दी और उसके और बी लुओ के बीच कुछ दूरी खुल गई। उन्होंने कहा, मैंने आज यहाँ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई एक आदमी को मारने में मेरी मदद करें। ओह, क्या ये लिन मिंग है? बी लुओ ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। हालांकि वह भोज में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वह उस दृश्य के बारे में जानता था जिसमें ओयांग डिहुआ ने लिन मिंग से हार मान ली थी और उसे हार का सामना करना पड़ा था। ये लिन मिंग कोई साधारण लड़का नहीं था। हाँ, उसे ओयांग डिहुआ ने बी लुओ के सामने कुछ भी नहीं छिपाया। भोज में उस द्वंद्व के बाद
झांग गुआन्यू एक दिन और एक रात के लिए कोमा में पड़ गया था। जब वह जागा तो उसके शरीर के सभी मेरिडियन बेकार हो गए थे और उसने अपनी सारी मार्शल आर्ट की खेती खो दी थी। अब वह एक बुदबुदाते हुए अशक्त व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं था जो अपना दिमाग खो चुका था। झांग गुआन्यू बर्बाद हो गया था और ओयांग डिहुआ की 12 शुद्ध यंग लड़कियों को प्राप्त करने की उम्मीदें उसके साथ बर्बाद हो गई थीं। ओयांग डिहुआ इस वजह से लिन मिंग को माफ नहीं कर सका। यह मुश्किल हो सकता है। आखिरकार मैं 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का डिप्टी हाउस मास्टर हूं। अगर यह खबर बाहर आ जाए कि मैंने अपने ही शिष्य की हत्या कर दी तो इसे सुनना मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, बल्कि लिन मिंग जल्द ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य बन जाएंगे। उसके पास रुतबा और प्रभाव है और किनजिया उसके बारे में बहुत सोचती है। अगर मुझे उससे निपटना पड़ा और यह बात पता चल गई तो यह बहुत गंभीर मामला होगा। हालांकि बीलुओ की ओयांग डिहुआ के साथ एक निश्चित दोस्ती थी, लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं थी जहां वह खुद पर कोई आपदा ला सकता था। किनजिया के साथ उनके रिश्ते खराब थे। अगर किनजिया को मौका मिला तो वह निश्चित रूप से उसे खत्म करने के लिए उस अवसर का लाभ उठाएगा।